हेलो। हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, यस sir. सर। ओके। अच्छा, देखो Yes, तुम लोगों का जो मॉड्यूल है, अच्छा सबसे पहले सबका एग्जाम कैसा गया? हेलो। क्वेश्चन सही था, ठीक है, तो एग्जाम भी शायद अच्छा ही गया होगा। तो तुम लोगों का जो सिलेबस है वहाँ से 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। एंड और पिछले क्लास लास्ट क्लास में मैंने और एक मॉड्यूल भी करवा दिया था, उसका एक रिवीजन में करवाता हूँ आज, और उसके बाद और एक मॉड्यूल आज करवा दूंगा, हो सके अगर टाइम मिले तो, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ और sir, सिर्फ voice টা ইকো হচ্ছে স্যার। इको की करो बोलो स्टाफ में हो जाए। अच्छा, तो उसके बाद और एक सिर्फ एक मॉड्यूल मॉड्यूल रहेगा जो कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा और 2 क्लास होगा, उसके बाद मेरा जो सिलेबस और क्लास है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो इन्फ्लेशन होता है, जो कि मॉड्यूल 4 है, जो इन्फ्लेशन है वो मॉड्यूल 4 है। तो इन्फ्लेशन का बेसिक मीनिंग मतलब कि जब प्राइस इंक्रीज होता है लेकिन ऑन दी अदर हैंड मॉनिटरी वैल्यू रिड्यूस होता है, ये एकदम लेमन्स लैंग्वेज पे इसको हम लोग इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, ठीक है। Inflation is a situation where price of the product increases or the monetary value of the money is reducing constantly, ठीक है। तो अब ये जो इन्फ्लेशन है ये 2 थ्योरी के ऊपर बेस करके होता है। एक थ्योरी होता है हम लोगों का डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक थ्योरी होता है हम लोगों का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, अच्छे से सुनना कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी है, मान लो इज अ सिंगल इकोनॉमी जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो फुल यूटिलाइजेशन पे है और जो प्रोडक्शन है वो अभी फुल पीक पे है। सो अब जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल है, मतलब और कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सपोज फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इज 100 एंड द इकोनॉमी हैज अचीव्ड, ओके। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर फिर भी डिमांड, हम लोगों का डिमांड अगर इंक्रीज होता रहे तो वहां पे क्या होगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक चीज याद रखना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे अगर जो प्रोडक्शन है वो अपने पीक पे है तो उस प्रोडक्शन के वजह से और उस सिचुएशन पे अगर डिमांड है वो इंक्रीज होता रहे तो तब जाके प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, ओके। और जो नेक्स्ट थ्योरी होता है वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे हम लोगों का कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, अगर इन तीनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का प्राइस कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो प्राइस ऑफ द फाइनल गुड और प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो है, मान लो कि जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज तो हुआ लेकिन और जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से, मगर एम्प्लॉयज का जो रेम्यूनरेशन है और जो सैलरी है और जो लेबर कॉस्ट है वो अगर साइमल्टेनियसली इंक्रीज नहीं होगा तो वो इन्फ्लेशन पे हार्म क्रिएट करेगा इकोनॉमी पे। फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी पे जो लैंड है वो बहुत कॉस्टली है और जो कैपिटल है वो बहुत कॉस्टली है। अब कैपिटल कॉस्टली का मतलब क्या है, कैपिटल कॉस्टली का मतलब है कि जो बैंक लोन प्रोवाइड करेगा वो लोन में इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होता है,
ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा चार्ज होगा। तो यहाँ पे कैपिटल का कॉस्ट इंक्रीज होने से जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है या जो फाइनल गुड्स का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो और अगर मान लो कि कॉस्ट ऑफ द लेबर इंक्रीज हो गया तो तब जाके अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बोला था कि ये जो सिचुएशन होता है ये साइक्लिकल नेचर का होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, उस प्रोडक्शन से हम लोग सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो भी मिलता है हम लोगों का जो भी रेवेन्यू होता है उसको हम डिसबर्स करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, सैलरी एटसेट्रा। ठीक है, सो वो डिसबर्समेंट के बाद हम लोगों के पास पैसा आता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मनी वी एक्सपेंस। अगर हम लोगों के पास ज़्यादा मनी आएगा या ज़्यादा रेंट, सैलरी या बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हम लोग ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे, और जितना ज़्यादा एक्सपेंस होगा उतना ही प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो कि जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रेट पे है, लेकिन जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो लेबर कॉस्ट है वो डिक्रीज में है या स्टैग्नेंट पे है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जो हम लोगों के पास एक्सपेंस करने का बजट रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सपेंस का बजट होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी इन्फ्लेशन होता है, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज होता है, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर लेबर और वेजेस कॉस्ट भी इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। ठीक है, तो इन दो थ्योरी के ऊपर बेस करके इन्फ्लेशन होता है। अब ये जो इन्फ्लेशन है इसका वेरियस कैटेगरी होता है। ठीक है, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, एक होता है स्टैगफ्लेशन। अब डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है। इन्फ्लेशन में जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है एंड डिफ्लेशन में जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो डिक्रीज पे चला जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ही हाई पे, एंड वो इंक्रीज के साथ साथ क्या होता है, कुछ देर बाद या कुछ महीने बाद वो जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो फिर से ठीक हो जाता है। ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट विद हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है या लोअर सैलरी, लोअर वेज, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होता है स्टैगफ्लेशन का। सो अब ये किसके ऊपर बेस करके होता है? ये बेस करके होता है दोनों अप्रोचेस के ऊपर। एक होता है डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट पुल, जो मैंने पहले ही समझा दिया। अच्छा, उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो देखो प्रोडक्शन में चेंजेस आए। अगर इन्फ्लेशन के वजह से कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो चुका है तो वो वहाँ पे जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो चेंज होकर लग्जरियस प्रोडक्शन में चला जाएगा एंड उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज रह जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? देखो, जैसे मैंने बोला कि अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उसका एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज नहीं हुआ है तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज जो है वो जॉब छोड़ सकते हैं एक्सेट्रा। सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना एसेट नहीं देते हैं और वो अपना एसेट इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, द इन्फ्लेशन डिस्करेजेस entrepreneurs in investing as the risk involved in the future production would be very high with less hope for returns। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन होता रहेगा और एक कंटिन्यूअस रेट पे वो इंक्रीज पे ही जाएगा तो वहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो एट दिस पॉइंट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उसके बाद देखो, इन्फ्लेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन ब्लैक मार्केटिंग। अभी ब्लैक मार्केटिंग क्या है? मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो कंपनी ने किसी एक सर्टेन अमाउंट और यूनिट का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है एंड आफ्टर द प्रोडक्शन वो लोग क्या करेंगे? मान लो इन्फ्लेशन आ सकता है ये सोच के वो लोग स्टॉक पाइल अप कर देते हैं या प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो बंद कर देता है, क्योंकि सप्लाई अगर गिर जाएगा तो उसका डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, और जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो हो सकता है वो स्मॉल अमाउंट में वो मार्केट पे अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करे। इसे बोला जाता है ब्लैक मार्केटिंग। तो इन्फ्लेशन की वजह से ब्लैक मार्केटिंग का सिचुएशन भी अराइज
हो सकता है। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज फेल्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एज वेल। जो मैंने पहले ही बोला कि मान लो कि प्राइस इंक्रीज हुआ है लेकिन वेज रेट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, तो कितने प्रोपोर्शन का वेजेस और सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी डिटरमाइन कर पाना एक बहुत ही क्रिटिकल चीज होता है। ओके, now, next is the entire economy must absorb repricing cost as price lists, labels, menus, and more have to be updated. Second, next point, if the inflation rate is greater than that of other countries, domestic products become less competitive. ठीक है, मान लो कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है ड्यू टू इन्फ्लेशन, एंड वो जो प्राइस है वो फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट के साथ में सिमिलरिटी पे आ चुका होगा, तो इसीलिए जो डोमेस्टिक गुड्स है उसका वैल्यू भी कम हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकता है जिसके ऊपर बेस करके इन्फ्लेशन जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है। अभी इन्फ्लेशन मेजर किसके ऊपर बेस करके होता है? इन्फ्लेशन का मेजरमेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स और ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? देखो, मान लो एक पर्टिकुलर होलसेलर है, उसने 2080 पे गुड्स या उसका जो प्रोडक्ट्स है उसने उसको रिसीव किया था, और रिसीव करने के बाद वो फिर से 2019 पे सेम अमाउंट का ही प्रोडक्ट रिसीव किया लेकिन उसका कॉस्ट ज़्यादा हो गया। तो ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब वो पास्ट ईयर के साथ प्रेजेंट ईयर को वो लोग कंपेयर करके देखते हैं कि वेदर द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग और वेदर इट इज स्टैग्नेंट। ठीक है, तो ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो, द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज एन इंडिकेटर designed to measure the changes in the price levels of commodities that flow into the wholesale trade intermediaries. The index is a vital guide in economic analysis and policy formulation. Okay? अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आता रहेगा तो ये एक इंडिकेटर है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी है इनको भी चेंज किया जाए, क्योंकि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम माइट अराइज। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जैसा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो वैसा ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, लेकिन ये एप्लीकेबल होता है फॉर ओनली द कंज्यूमर्स। So consumer price index is specific to particular group in the population. It shows the cost of living of the group and it is based on the changes in the retail prices of goods or services. So wholesaler, मान लो wholesaler के पास जो प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस पे आएगा तो वो प्रॉफिट रखने के बाद उसका प्राइस 30 ईयर से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब अगर रिटेलर ज़्यादा प्राइस में प्रोडक्ट को परचेज करेगा फ्रॉम द होलसेलर, देन इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट हु? इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। ठीक है, सो दिस इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या क्या मेजर होता है इस पर्टिकुलर जो प्राइस इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए? सबसे पहला मेजर होता है फिजिकल मेजर्स और सेकंड होता है मॉनिटरी मेजर। अब फिजिकल और मॉनिटरी क्या होता है? इकोनॉमिक्स पे या इकोनॉमी पे जो फिजिकल पॉलिसी होता है इट इज जनरली रिलेटेड विद द डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। मतलब अगर इंडिया में कोई बजट पेश होगा तो उस बजट पे एक फिजिकल पॉलिसी भी होता है, एक मॉनिटरी पॉलिसी भी होता है। तो ये फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी बेसिकली रिलेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी और द कंट्री। वहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए और होने से कोई अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा देन इट शुड बी डन। सो इसीलिए ये फिजिकल पॉलिसी के बजट पे इंक्लूड होता है। एंड जो मॉनिटरी मेजर है, मॉनिटरी मेजर क्या होता है? जहाँ पे पैसे से रिलेटेड कोई पॉलिसी क्रिएट किया जाता है, लाइक क्रेडिट कंट्रोल, डीमोनेटाइजेशन, इशू ऑफ न्यू करेंसी। ठीक है, मगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इशू ऑफ न्यू करेंसी इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। अगर ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा इकोनॉमी पे तो उसको बैलेंस पे लाने के लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। अब क्रेडिट कंट्रोल करने से कैसे जो इन्फ्लेशन है वो मैनेज हो सकता है? मान लो जो बैंक है वो इजीली लोन दे रहा है, ठीक है,
तो जो इकोनॉमी है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा मनी इनफ्लो होगा उतना ही क्या होगा, मनी का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए क्रेडिट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ मॉनिटरी पॉलिसी देखो। मॉनिटरी पॉलिसी कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ डिमांड थ्रू एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर लोन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए तो हम लोगों के पास पैसा कम रहेगा। सो पैसा कम रहने से क्या होगा, हम लोगों का जो जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मॉनिटरी मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन कैन बी आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, such as bank rate policy, open market operation, and variable reserve ratios are quantitative measure by which inflation can be brought down. अब ये बैंक रेट पॉलिसी देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है? बैंक रेट पॉलिसी मतलब देखो, जो कॉमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जांपल जो एसबीआई है, वो जब लोन देगा तो वो पैसा देता है, लेकिन वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो आरबीआई से लाएगा। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लोन लेगा, अब उसमें एक इंटरेस्ट रहता है। फिर जो एसबीआई है वो हम लोगों को लोन देगा, उसमें भी कोई इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, प्लस कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट के लिए कुछ इंटरेस्ट रहता है। तो अगर आरबीआई जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे तो लोन का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। सो ये भी ज़रूरत होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। ठीक है। Bank rate policy is used as the main instrument of monetary control during the period of inflation. When the central bank raises the bank rate, it is said to have adopted a dear money policy. The increase in bank rate increases the cost of borrowing, which reduces commercial banks' borrowings from the central bank. Consequently, the flow of money from the commercial bank to the public gets reduced. Therefore, inflation is controlled to the extent it is caused by the bank. ठीक है। इसके बाद देखो कैश रिजर्व रेशियो। अभी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो कॉमर्शियल बैंक हो या आरबीआई हो, कोई भी बैंक हो, उनके पास उनका जो ट्रेजर है कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी वहाँ पे रखना पड़ता है एज पर द पॉलिसी टू फाइट सडन रिसेशन। अगर वो कैश रिजर्व रेशियो का अमाउंट इंक्रीज हो जाए टू ए सर्टेन परसेंटेज, तब जाके क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल पे आ सकता है। सेम चीज। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो बॉन्ड्स है, मान लो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो अपना जो बॉन्ड है, गवर्नमेंटल कंपनी का जो बॉन्ड है, सिक्योरिटी है, वो या डिबेंचर है, वो बैंक को सेल कर सकता है। तो इसके थ्रू से भी वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। उसके बाद कुछ फिस्कल पॉलिसी होता है जो बहुत ही आसान है, मतलब कुछ डेवलपमेंटल वर्क करना ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सके। जितना ज़्यादा जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट, उतना ही ज़्यादा हम लोगों के पास एक्सपेंस करने का पैसा होगा। तो ये एक बेसिक इतना ही है इन्फ्लेशन तुम लोगों का। इसके बाद होगा नेशनल इनकम। तो एक बार रिकॉल करवाता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या होता है। Inflation is a situation where basically price of the product gets up and the value of money or monetary product gets low. Okay? अच्छा, उसके बाद inflation is determined on the basis of two theories. First one is demand pull inflation and the third one is the cost push inflation. तो ये demand pull inflation क्या होता है? Demand pull inflation is basically depends on the employment rate, ठीक है, और production capacity. If production capacity is at its peak, then इकोनॉमी में और प्रोडक्ट सप्लाई होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइस है प्रोडक्ट जे प्राइस সেটা इंक्रीज हो जाए। सो दिस इज द बेसिक डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, अगर इनमें से किसी एक का भी प्राइस इंक्रीज हो जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, एक्सेप्ट फॉर द लेबर। अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो वेजेस और सैलरी वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो जो इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो उतना नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये है ऑल ओवर इन्फ्लेशन। इसके बाद होगा तुम लोगों का नेशनल इनकम। तो जल्दी से इसको समझा देता हूँ। देखो नेशनल इनकम जो होता है ये बेसिकली बेस करके होता है कि
कितना नेशन पे प्रोडक्शन हुआ है एंड उस प्रोडक्शन के ऊपर बेस करके कितना सेल हुआ है, कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, फिर से वो हम कितना एक्सपेंस पे डाले, कितना सेविंग्स पे डाले, ये सब नेशनल इनकम पे आता है। अब नेशनल इनकम का चार बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनडीपी और एक होता है एनएनपी। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एक सिचुएशन जहां पे जो भी प्रोडक्शन है वो एक नेशनल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, whether it is a domestic country or international country. If they are producing within the territory or national boundary, then it is considered to be the GDP of that particular. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में इंडियन कंपनी भी है, बांग्लादेशी कंपनी भी है, यूएस कंपनी भी है, एंड ये सारे मिलकर अगर इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो इंडिया के जीडीपी पे जाएगा। जीडीपी में सिर्फ एक चीज नहीं जाता है जो कि फॉरेन अर्निंग। फॉरेन अर्निंग्स जो होता है वो बेसिकली जीएनपी में कैलकुलेट होता है। तो एक क्वेश्चन रहता है कि क्या जीएनपी पे जीडीपी का चीज कैलकुलेट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जीएनपी पे जीडीपी प्लस नेशनल इंटरनेशनल इनकम भी इंक्लूड होता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द जीएनपी, मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब एक रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडिया का वो फॉरेन से कोई इनकम करके लाया या फॉरेन से इनकम उसका जनरेट हो रहा है, दैट इज द जीडीपी, जीएनपी। ठीक है, तो इन शॉर्ट जीडीपी क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस वेयर ऑल द कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग विदिन द डोमेस्टिक बाउंड्री, एंड यहाँ पे जो होता है वी आर नॉट कंसर्न और बॉदर्ड अबाउट द फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम जो होता है वो जीएनपी पे आता है। तो जीडीपी का मीनिंग देखो यहाँ पे, जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country, includes the gross of depreciation. ठीक है, it is the sum total of value added by all the producing unit in the domestic territory. वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स लगता है। अब इंडिविजुअल रॉ मटेरियल्स के लिए इंडिविजुअल परचेस होता है, इंडिविजुअल सेल होता है। तो अगर ऐसे करके जीडीपी कैलकुलेट होगा तो वहाँ पे जो जीडीपी का वैल्यू है वो इन्फ्लेट कर जाएगा और रॉन्ग आ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबका एक कॉमन फैक्टर लेके वैल्यू एडिशन होता है, उसके बाद जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हाउएवर जीडीपी एक्सक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड नॉन रिपोर्टेड आउटपुट generated through illegal transactions such as narcotics, gambling, etc. मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स परचेज सेल होगा, उसको ही हम लोग जीडीपी पे इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज हम लोग जीडीपी पर वो सब चीज इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो जीडीपी जो होता है वो बेसिकली मार्केट प्राइस के ऊपर बेस करके कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आता है हम लोग का जीडीपी का टाइप, मतलब जीडीपी जो कैलकुलेट होगा वो किस किस चीज के ऊपर बेस करके होगा। टाइप्स ऑफ जीडीपी, and there are basically two types of GDP. One is nominal GDP and another one is real GDP. अब नॉमिनल एंड रियल जीडीपी पे सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज द मार्केट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी पे मार्केट प्राइस को लिया जाता है। मार्केट प्राइस मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस एट ए प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। और जो रियल जीडीपी है उस जीडीपी पे मार्केट प्राइस नहीं, एक बेस प्राइस को लिया जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी पे मान लो फॉर एग्जांपल जो क्लास में भी मैंने बोला था कि 2018 का एक प्रोडक्शन हुआ, 2019 का एक प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद मान लो कि 2020 का और एक प्रोडक्शन हुआ। अब 2018 का प्रोडक्शन हुआ मान लो कि 10 यूनिट, एंड इसका जो सेल है ये सेल हुआ मान लो 20 रुपीज़ पे पर यूनिट। ठीक है, सिमिलरली मान लो 19 पे थोड़ा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो जीडीपी इंक्रीज हुआ है, एंड जो प्राइस है वो मान लो कि वो सेम रह गया। लेकिन 2020 पे मान लो फॉर ड्यू टू लॉकडाउन यहाँ पे मान लो कि प्रोडक्शन कम हो चुका है। अब
इकोनॉमी पे कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई कम रहेगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लो ये इंक्रीज हो गया 40 हो गया, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया 40 हो गया। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि 2020 का जो जीडीपी है वो 2018 के बराबर है। ये बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस पे जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। 2020 का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है, बट 2018 में वो इन्फ्लेशन नहीं था। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी से हम लोग ये बोल नहीं सकते कि वेदर जीडीपी इज इंक्रीजिंग और वेदर इट इज स्टेबल और वेदर इट इज डिक्रीजिंग। तो ये जो प्राइस फैक्टर है और इन्फ्लेशन फैक्टर है, इसको हटाने के लिए रियल जीडीपी को लाया गया था, जहाँ पे एक पर्टिकुलर इकोनॉमी का जो प्रोडक्ट है और जो प्राइस है उसको हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे और बेस प्राइस मान के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि 2018 का जो प्राइस है वो हमने बेस प्राइस ले लिया। अब उस बेस प्राइस को ही हम लोग आगे लेके जाएंगे कि 18 पे भी 20, 19 पे भी 20, 2020 पर भी प्राइस 20 ही रखेंगे क्योंकि बेस प्राइस है। 2021 पर भी हम लोग प्राइस 20 ही रखेंगे क्योंकि वो बेस प्राइस है, ठीक है। तब जाके हम देखेंगे कि प्रोडक्शन जो है वेदर इट इज इंक्रीजिंग और वेदर इट इज डिक्रीजिंग। इसीलिए अगर किसी भी पोस्ट पे अगर देखोगे कि कोई भी क्लेम आ रहा है कि इंडिया जीडीपी इज इंक्रीजिंग बाय 3% और 2.5% एटसेट्रा, तो ये बेसिकली हो रहा है ड्यू टू रियल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी देखा जाएगा तो अच्छे से एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो since we measure the value of output in terms of market prices, GDP, which is essentially a quantity measure, is sensitive to change in the average price level. The same physical output will correspond to the different GDP level if the average level of market price changes. That is, if price rises, GDP measured at market price will also rise without any real increase in the physical output. ठीक है, तो ये जो है ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है। अगर इसको अवॉइड ना किया जाए तो एक इकोनॉमी का कितना ग्रोथ हुआ है वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। This is also misleading and it does not reflect the changes in the actual value of output. मतलब आउटपुट पे कितना चेंज आया वो ये दिखाता ही नहीं। To correct this, that is to eliminate the effect of prices, in addition to computing GDP in terms of current market prices, termed as nominal GDP or GDP at current price, the national income accountants also calculate real GDP और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस प्राइस। एक पर्टिकुलर ईयर को मैंने बेस ईयर मान लिया, उसके बाद मैंने जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट। As a rule, when prices are changing drastically, nominal GDP and real GDP diverge substantially. Why? Because real GDP पे एक constant price रहता है। तो बेसिकली नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पे, ठीक है, वहां पे कितना बाई सेल हुआ, वेदर इट इज अ सर्विस वेदर इट इज अ प्रोडक्ट डजंट मैटर, कितना प्रोडक्शन कितना सेल हुआ उससे कितना रेवेन्यू हुआ, जब ये सब कैलकुलेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। अब ये जो नेशनल इनकम है इसका 4 पैरामीटर्स होता है बेसिकली। एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, फॉरेन इनकम। जो जीडीपी है वहाँ पे फॉरेन इनकम नहीं कैलकुलेट होता है, जो जीएनपी है वहाँ पे जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम पे आता है, ठीक है। अब होता है एनएनपी और एनडीपी। ये जीएनपी मैंने पहले ही बोल दिया कि क्या होता है, एक बार रीड आउट करता हूँ फिर भी। Gross national product is a measure of the market value of all final economic goods and services. Gross of depreciation produced within the domestic territory of a country by normal residents during an accounting year, including net factor income from abroad. अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम आउटपुट, ठीक है। अगर नेट फैक्टर इनकम यहाँ फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट नहीं होगा तो इसको हम जीएनपी नहीं बोल सकते, वो जीडीपी हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? अगर लेमन्स लैंग्वेज पे बोलूँ कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्शन के टाइम पे जो जो लॉसेस होता है, मान लो कि कोई जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपायर हो गया, कोई की है वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, या जो लॉस हो गया, मान लो टूट गया या कुछ हो गया, ये जो लॉसेस है इसको डेप्रिसिएशन वैल्यू यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। एंड जब ये लॉस को हम लोग जीडीपी या जीएनपी से लेस कर देंगे तो हमको नेट वैल्यू मिल जाएगा। तो ये नेट वैल्यू और कुछ नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू माइनस द लॉसेस, तब जाके हमको नेट वैल्यू पता चलता है। तो नेट वैल्यू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, एंड जो जीएनपी होता है वहाँ पे क्या होता है? जीडीपी और जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है तुम लोगों का जो मॉड्यूल 4 है उसका मॉड्यूल 4 में सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन एंड उसके बाद आता है ये नेशनल इनकम। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन, एकदम सिंपल वर्ड में ताकि याद में रहे, जहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एंड जो मनीटरी वैल्यू या मनी का होल्डिंग है वो रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है? ये दोनों थ्योरी के ऊपर बेस करके होता है। एक होता है डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल में जो आउटपुट है वो मैक्सिमम लेवल पे है या फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे है, तो वहाँ पे जो प्राइस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होगा? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, इनमें से अगर किसी भी एक चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा, जो अल्टीमेटली किसको इंक्रीज करेगा? अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा वो जो प्राइस है। ठीक है, ये होता है बेसिक ओवरव्यू ऑफ द इन्फ्लेशन। और इसका डिफरेंट टर्म्स है लाइक डिफ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है। स्टैग्फ्लेशन मतलब हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्लस हाई इन्फ्लेशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन पे आता है। उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन मतलब सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अचानक बूस्ट में आता है, उसके बाद ये फिर से ठीक होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या मतलब? एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पे कितना परचेज, कितना सेल हुआ है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से कैश फ्लो इंक्रीज होगा। देखो, डिफ्लेशन में क्या होता है? जो डिमांड है ना वो एक्चुअली में रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर डिमांड रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, अल्टीमेटली जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी रिड्यूस होना ही स्टार्ट होगा। तो इसका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से कोई लेना देना होता नहीं है। एंड जो ये डिफ्लेशन है, ये सुनने में अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस गिर रहा है, एक्चुअली ये एक इंडिकेशन है कि जो इकोनॉमी है इट इज डाइंग, मतलब इकोनॉमी खतरे पे है। ठीक है, इन्फ्लेशन होना इज अ गुड इंडिकेशन दैट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बट एक कंडीशन होता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो लेबर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो। ठीक है, अगर वो इंक्रीज ना हो तो हम लोगों के हाथ पे उतना पैसा रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग उतना खरीद नहीं पाएंगे और हम लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यस सर। हाँ, अब देखो जो इन्फ्लेशन बोलो या डिफ्लेशन बोलो, स्टैग्फ्लेशन बोलो, ये जनरली रिलेटेड होता है हम लोगों का जीडीपी से। जीडीपी बेसिकली क्या होता है? कितना प्रोडक्शन हुआ है। जो मैंने पहले बोला ना, एक साइक्लिकल नेचर का होता है ये, कि पहले हम लोग प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन, फिर उसको हम सेल करते हैं, उससे जो भी रेवेन्यू आएगा उसको हम डिसबर्स करते हैं। डिसबर्स मतलब उनको हम शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्सेट्रा। इसके थ्रू से मान लो किसी को सैलरी मिला, प्रोडक्शन किया था उसने, तो वो सैलरी मिलने के बाद वो एक्सपेंस करेगा। अब वो एक्सपेंस क्या करेगा? फिर से प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा, मतलब जीडीपी फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे मान लो जो एक्सपेंस करेगा वहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ
डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया गुड्स का। तो मैं पहले अगर 100 यूनिट खरीद पाता तो आज मैं कितना खरीद पाऊंगा, वो होगा 50 यूनिट। तो उतना ज़्यादा सेल होगा नहीं, तो स्टॉक पाइल अप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंक्रीज होगा विदाउट इंक्रीजिंग द लेबर कॉस्ट, तो हम लोग उतना एक्सपेंस कर नहीं पाएंगे, एंड जितना कम एक्सपेंस होगा उतना कम प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो जीडीपी है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो डिक्रीज पे जाएगा। तो इसीलिए सेफ साइड रहने के लिए इन्फ्लेशन के साथ साथ जो रेंट है, जो सैलरी है, वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखना पहले के टाइम पे सैलरी होता था 2000, 3000, 4000। ठीक है, लेकिन उसमें से भी वो लोग कितने अच्छे से रह सकते हैं। आज के टाइम पे सैलरी है 30,000, 40,000, 35,000, लेकिन हम लोग मॉडरेट लाइफ स्टाइल ही लीड कर सकते हैं, है ना। सो ये एक रिलेशनशिप होता है between the inflation and the GDP. Inflation is always a positive sign that the economy is growing, but at the same point of time, अगर cost of production भी increase होगा, especially the labor cost, then जो economy है वो long term पे survive कर पाएगा। ये है तुम लोगों का ओवर करूंगा मॉड्यूल 2 में डिमांड एंड सप्लाई। ये जो इन्फ्लेशन एंड नेशनल इनकम का पार्ट है, ये क्लियर है ना। অ্যাসাইনমেন্টটা পরে বলছি, আগে এটা বলো মডিউল 4টা ইনफ्लेशन और नेशनल इनकम, इसका कंसेप्ट क्लियर है ना। क्योंकि ये समझने वाला चीज है, रट्टा रट्टा होने वाला ये चीज है नहीं। स्टेट जीडीपी एंड नेशनल जीडीपी। देखो, स्टेट जीडीपी जो होता है, मान लो एक पर्टिकुलर कंट्री है, एक पर्टिकुलर और पहले ऑर्गेनाइजेशन ले, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 5 डिपार्टमेंट है। ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कुछ। अब हर एक डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन रहता है हम लोगों का। अब उस प्रोडक्शन को एट द एंड और एट द मंथ एंड और ईयर एंड हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिपार्टमेंट। फिर जाके देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो डिपार्टमेंट है किसका, कंपनी का। तो अल्टीमेटली वो कॉम्बिनेशन या समेशन जो होगा वो अल्टीमेटली कंपनी को ही इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। सेम चीज स्टेट एंड नेशन में भी होता है। मान लो वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद दिल्ली, कुछ भी हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में जितना भी प्रोडक्शन है सबको देखा जाता है, फिर सम करके वो नेशनल आउटपुट निकाला है। तो कुछ नहीं है स्टेट, मतलब जैसे वो डिपार्टमेंट का एग्जांपल दिया, एक पर्टिकुलर स्टेट में एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रोडक्शन, कितना सेल, कितना एक्टिविटी हुआ है उसको देखा जाता है। फिर धीरे धीरे कंप्यूट करते करते कम एट द एंड हम लोग नेशनल जीडीपी को निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि नेशनल जीडीपी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस से तो होगा नहीं, क्योंकि एंटायर नेशन वहाँ पे रहेगा, इतना सारा बिजनेस है।
लाइक चाय की दुकान से स्टार्ट करके कोई भी 7 स्टार होटल या कोई भी और भी अच्छा कोई सर्विस दे लो, सबको इंक्लूड यहाँ पे किया। हाँ बोलो। प्रेम रंजन। और कोई डाउट है इस मॉड्यूल से? सर बेसिकली क्वेश्चंस तो थ्योरी बेस्ड ही रहेंगे ना इससे? क्वेश्चन तो थ्योरी बेस्ड ही रहेंगे ना? हाँ थ्योरी बेस्ड ही होगा, क्योंकि तुम लोगों का जो मान लो ये हाँ। जो जीडीपी है, इसका जो इकोनॉमेट्रिक्स है वो सिलेबस में है नहीं, तो थ्योरी बेस्ड ही रहेगा। मतलब व्हाट यू मीन बाय इन्फ्लेशन, देन यस। तुम्हारा जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सब। हम्म। ओके सर। अच्छा, तो मॉड्यूल 2 पे देखो, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, ये जितना भी पीडीएफ है सब ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना। यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक, ये चैप्टर एकदम बेसिक है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड का मीनिंग, हम लोगों का कुछ वांट होता है पर्टिकुलर चीज़ों में, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीनिंग होता है कि डिजायर फॉर समथिंग प्लस हम लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो। अगर परचेसिंग पावर नहीं रहेगा तो उसको हम डिमांड बोल नहीं सकते, वो डिजायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अंडरलाइन भी करके रखा है मैंने, देखो, कंसेप्ट ऑफ डिमांड मीन्स द डिजायर फॉर द कमोडिटी बैक्ड बाय द परचेसिंग पावर। अगर मेरे पास वो डिमांड या डिजायर को फुलफिल करने के लिए कोई परचेसिंग पावर नहीं है तो वो मेरा डिमांड कहलाएगा नहीं, एज पर द इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे एट द एंड ऑफ द टाइम कैलकुलेशन होता है क्वांटिटेटिव के बेस पे, ठीक है। सो ये एक लाइन है, और इसमें से जो ये देयरफॉर इफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू डिजायर फॉर ए कमोडिटी प्लस परचेसिंग पावर है ये। सो डिमांड का सिर्फ इतना ही, मतलब डिमांड का मीनिंग क्या है, यहाँ से होगा, बाय डिमांड फॉर ए कमोडिटी वी मीन द डिजायर फॉर द कमोडिटी बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, देयरफॉर इफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू डिजायर फॉर ए कमोडिटी प्लस परचेसिंग पावर, ये होता है, ठीक है, डिमांड। अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस या कोई एप्लीकेशन के लिए ही ले लो, वो डिमांड कौन करता है या डिटरमाइन कौन कौन चीज करता है। सबसे पहले प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अगर प्राइस एक सर्टेन और एक्सेप्टेबल रेंज पे है तो तब जाके वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, मेरा परचेसिंग पावर से अगर प्राइस ज़्यादा है तो वो मेरा डिमांड पे आएगा नहीं, वो मेरा डिज़ायर हो जाएगा। एक दिन में वो खरीदूंगा, एक दिन में वो लूँगा, वो डिज़ायर हो जाएगा, ठीक है। सो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आज मेरा एक प्रेफरेंस है, कल वो प्रेफरेंस चेंज हो गया, या आज मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप का टेस्ट है, कल वो चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ भी जो डिमांड है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब आज 40,000 है, कल 80,000 हो गया, तो मेरा जो हायर डिजायर था या जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब आसान चीज़ है, मतलब खुद के एग्जाम्पल से भी लिखा जाता है। उसके बाद प्राइजेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज मतलब कंपिटिटर का जो ब्रांड्स है या ऑल्टरनेटिव्स है। सबसे बेसिक एग्जांपल जो इकोनॉमिक्स पे यूज होता है वो होता है टी एंड कॉफी, ठीक है। अब किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है, किसी को चाय का प्राइस ज्यादा लगता है इसलिए वो कॉफी पीता है, किसी को कॉफी का प्राइस ज्यादा लगता है तो वो चाय पीता है। तो ये सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जो ऑल्टरनेटिव्स है, अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, उसका कितना प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करके भी जो डिमांड है, डिमांड का लेवल है वो डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है।
सो चार चीज होता है, द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, टेस्ट, ये क्या कहलाता है देखो, generally the price of a commodity is the most important determining factor of the demand for a commodity. If the price of that commodity increases, then given other factors like income, taste, preference, price of the related goods, ठीक है, अदर फैक्टर्स में ये सब चीज आएगा, अदर फैक्टर्स में आएगा टेस्ट प्रेफरेंसेस, इनकम, प्राइस ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, ये सब चीज आएगा, ठीक है। ऑफ द अदर गिवन गुड्स द कंज्यूमर डिमांड्स लेस ऑफ दैट कमोडिटी, ओके। अगर मान लो कि कमोडिटी का प्राइस तो इंक्रीज हो चुका है, लेकिन उसके साथ मेरा जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो चुका है, तो तब जाके ठीक है। जो मैंने बोला पहले ही इन्फ्लेशन पे बोला कि अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा तो इनकम इंक्रीज नहीं होगा, इनकम इंक्रीज नहीं होगा तो मेरा डिमांड धीरे धीरे कम होता रहेगा, जितना कम डिमांड हो जाएगा प्रोडक्शन उतना कम हो जाएगा, जीडीपी पे इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, ये भी एकदम सिंपल है। द कंज्यूमर्स डिजायर फॉर ए कमोडिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। If the consumer's preference moves in favor of any particular commodity, the demand for that commodity will increase at each price level. Similarly, a decline in the consumer's preference for any commodity results in a fall in the demand for that commodity. उसके बाद मनी इनकम मीन्स अगर इनकम इंक्रीज होगा तो मेरा जो डिजायर है वो धीरे धीरे डिमांड पे कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिमांड है वो मेरा फुलफिल, ठीक है, ये बेसिक चीज है। उसके बाद प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंटरी आइटम्स। सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बदले एक और कॉम्प्लीमेंटरी मतलब जो दोनों को मिला के, मतलब कि मान लो चाय के साथ चीनी हो गया एंड मिल्क हो गया, ठीक है, कॉफी के साथ चीनी हो गया मिल्क हो गया, ये सब कॉम्प्लीमेंटरी। Now if the price of coffee increases, then the consumers may purchase more tea and vice versa. Thus the demand for tea depends on the price of the coffee. This is for example, means demand of particular product is always depends on the price of the other competitors. Again, petrol and diesel driven small motor cars are substitutes. If the prices of diesel driven cars increase, consumer will demand more petrol driven cars, but ये example सही नहीं है। On the other hand, petrol driven cars are complements. Now if the price of petrol increases, then the demand for the petrol driven car will fall, ठीक है। तब जो डिमांड है हम लोगों का, डिमांड क्या होता है, डिजायर प्लस परचेसिंग पावर। तो परचेसिंग पावर इज अ मेन फैक्टर। परचेसिंग पावर अब किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, परचेसिंग पावर डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का, कॉम्प्लीमेंटरी का, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मेरे इनकम के ऊपर, ठीक है। तो जितना ज्यादा मेरा परचेसिंग पावर रहेगा उतना ही ज्यादा मेरा डिमांड रहता जाएगा। उसके बाद प्राइस एक्सपेक्टेशंस। If the consumers apprehend that the price of some commodity would increase in the near future, then they demand more of that commodity, means stockpile up. अगर किसी को मान लो कोई सेल पे मिला है कोई प्रोडक्ट 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा जितना हो सके कि मैं अपना जो गुड्स है उसका स्टॉक पाइल अप कर दूं, ठीक है। तो ये भी होता है प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर मुझको मालूम पे चलेगा कि जो नियर फ्यूचर है वहाँ पे जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो रिड्यूस होगा, तो तब जाकर हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को होल्ड करेंगे। जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे, और जब अगर प्राइस इंक्रीज होने का चांसेस है तो उसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिमांड करूँगा। उसके बाद पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो दो इंडिविजुअल है, एक का फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा है एंड वो सिंगल अर्निंग मेंबर है, और एक है जिसका फैमिली मेंबर ज़्यादा है लेकिन वो सिंगल नहीं, वो बहुत सारे वहाँ पे इनकम मेंबर्स है, ठीक है, और अर्निंग मेंबर्स है। अब मान लो जो सिंगल अर्निंग मेंबर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा होगा फैमिली की तरफ, और जो मल्टीपल अर्निंग है वो उसका जो कंप्लीट इनकम है वो खुद के पास भी रख सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस करके भी मेरा डिमांड डिपेंड है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब देखो डिमांड जो है वो कैलकुलेट इस फंक्शन से होता है। एक्स यहाँ पे हम लोग डिमांड लेते हैं, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिमांड लेते हैं जो कि फंक्शन है किसका, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, रिलेटेड कमोडिटीज, मनी, टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेड प्राइस चेंजेस, ठीक है।
इस फंक्शन के ऊपर बेस करके हम लोग डिमांड को निकालते हैं। ठीक है, अब ये इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस तुम लोगों के सिलेबस पे है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो सिर्फ थ्योरी देख लो और ये फंक्शन याद रखो कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द ऑल्टरनेटिव कमोडिटीज, देन मॉनेटरी इनकम, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड प्राइस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ विच फैक्टर्स, एमसीक्यू में आ सकता है कि वेदर इट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और प्राइस ऑफ द अल्टरनेटिव और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड। The law of demand states that price and quantity demanded of a commodity move in opposite direction. ठीक है, मतलब नेगेटिव स्लोप का। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो हम लोगों का डिमांड कम होता रहेगा, और अगर डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस हम लोगों का इंक्रीज होता रहेगा। When the price of a commodity rises, the demand for it falls. ठीक है, and when the price falls, demand rises. Thus, the law of demand is nothing but a verbal or qualitative statement of what the demand curve shows in a diagram. It is a description of changes of demand. Okay, अब देखो forces behind the डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। एक होता है इनकम इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। जो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि अगर मेरा इनकम कम हो जाए और इनकम स्टेबल रहे बट जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो चुका है तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा, जो मैंने इन्फ्लेशन पे एग्जांपल दिया इसीलिए दिया था। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मान लो कि जो मेरा जो मेन प्रोडक्ट है उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, तो मैं अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को यूज करूंगा, जो मेन प्रोडक्ट है उसको मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हो सकता है। एक सेकंड, ये जो डायग्राम है ये एक सिंपल एंड बेसिक सा डायग्राम है। ये देखो, एक होता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, एक होता है तुम्हारा वाई एक्सिस, जो सिंपल इक्वेशन पे डाला जाता है। अब अगर प्राइस, ठीक है, अब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो देखो डिमांड यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। P1 पे डिमांड कितना है, Q1, एंड जो P2 है, P2 पे डिमांड कितना रहेगा तुम्हारा, Q। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है वो प्राइस, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, इनकम एटसेट्रा। इसके ऊपर बेस करके डिमांड को कैलकुलेट करने के बाद एक ऐसा ये डायग्राम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एंड ये जो स्लोप है, देखो ये जो स्लोप है, इस स्लोप को बोला जाता है डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व बेसिकली नेगेटिव स्लोपिंग होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप क्योंकि इसका प्राइस के साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो सप्लाई है वो सप्लाई यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप का होता है। पॉजिटिव स्लोप कैसे डिनोट किया जाएगा, पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसे, ठीक है, ये रहा पॉजिटिव स्लोप, मतलब प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी इंक्रीज होते रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट पे देखो, अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट आए तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों को मार्केट पे प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहिए एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इतना यूनिट ही सप्लाई करना चाहिए ताकि ये पर्टिकुलर प्राइस चार्ज कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 50 यूनिट सप्लाई करने से हम लोग 100 रुपीज पर यूनिट हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो ये ऐसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस ले लो मार्केट पे, whether it is a mobile phone or a headphone, it is determined on the basis of this diagram. ठीक है, whether it is an application, कुछ भी। अच्छा, अब देखो कुछ एक्सेप्शंस होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला जाता है कि
If other things remain constant, other things remain constant का मतलब price of the product, price of the substitute product, taste preferences and उसी के साथ future expectation. If these things are constant and if price changes, then the demand will change accordingly. If price increases, demand will fall. If price fall, demand will increase. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए ये जो लॉ होता है ये वायलेट हो जाता है. सबसे पहला होता है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन. सम कमोडिटीज आर वेरी कॉस्टली, पर्टिकुलरली फॉर द कॉमन पीपल. मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट होता है जो बहुत कॉस्टली होता है. द पर्सन हु कंज्यूम्स सच गुड्स वांट टू शो इट ऑफ टू अदर पीपल, मतलब मटेरियलिस्टिक वैल्यू पे जो रहता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन. ईएमआई पे ही ले लो, वो ईएमआई पे ही ले लिया, लेकिन वो अपना वैल्यू दिखाना चाहता है सोसाइटी में, मटेरियलिस्टिक वांट या मटेरियलिस्टिक वो डिमांड दिखाना चाहता है. तो ये होता है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, जहाँ पे जो ये डिमांड का लॉ है ये अप्लाई नहीं होता है. इन दैट केस द प्राइस एंड डिमांड में मूव इन द सेम डायरेक्शन. अगर एक ऐसा माइंडसेट का बंदा या बंदी होगा कि जितना प्राइस का प्रोडक्ट हम लोग लेंगे तो उतना ज़्यादा मेरा सोसाइटी पे प्रेजेंस क्रिएट होगा, तो जितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा उसका डिमांड भी इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो ये होता है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन. इसके बाद क्या होता है देखो, अच्छा इसका देखो, इन दैट केस द प्राइस एंड डिमांड मे मूव इन द सेम डायरेक्शन. डायमंड ऑर्नामेंट्स एंड एक्सपेंसिव फर्नीचर आर सम एग्जांपल्स. इफ द प्राइस ऑफ अ पीस ऑफ डायमंड राइजेस, it will have greater snob appeal. That is, a rich person will have even greater satisfaction in showing off to his consumption. ठीक है, he may therefore, he or she may therefore increase his purchase of diamond. ठीक है, ये होता है कॉन्स्पिशियस. और मान लो कि मटेरियलिस्टिक वैल्यू जो फुलफिल करनी चाहिए. उसके बाद होता है बैंड वैगन इफेक्ट. अब ये क्या है? A somewhat similar situation arises with the so-called bandwagon effect. The consumer may let his demand for a good be affected by the taste and preferences of the social class to which he belongs. If playing golf is fashionable among successful businessmen, then as the price of golf ball rises, a businessman may increase his demand for golf balls in order to show that he is a successful businessman. मतलब जो कहावत होता है गो विद द फ्लो, वो यहाँ पे अप्लाई होता है बैंडवैगन इफेक्ट. मतलब एक सर्टेन सोशल क्लास ये कर रहा है जो कि सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब मैं अगर ये करूँ तो मुझको भी सक्सेसफुल दिखेगा. ठीक है, उसके बाद होता है देखो स्नॉब इफेक्ट. अब ये क्या होता है? द ऑपोजिट ऑल्सो में है. ए कंज्यूमर में ट्राई टू शो दैट ही नो लॉन्गर बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर सोशल क्लास. This shows the snobbish nature of a consumer. Consider a good which is consumed typically by poor people. When the price of this good falls, the consumer may decrease his purchase of this good in order to show that he no longer belongs to the class of poor people. ठीक है, बैंडवैगन इफेक्ट पे क्या होता है? हायर प्राइस का प्रोडक्ट और हायर सर्विसेज हम यूटिलाइज करेंगे तो ये शो कर पाएंगे या प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि हम लोग भी हायर क्लास पे ही बिलोंग करते हैं. लेकिन स्नॉब इफेक्ट में क्या ऐसा होगा? नहीं. स्नॉब इफेक्ट पे इसका ऑपोजिट चीज होगा. ठीक है, इसके बाद ऑक्यूपाइंग इनसिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंज्यूमर्स बजट. If a commodity occupies an insignificant position in the total budget of the consumer, variations in its price may leave the demand for the commodity unaffected. In that case, the demand curve will be vertical, such as some necessary items ले लो या necessary products ले लो जिसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को वो चाहिए. The things which are necessary for our survival, like गैस सिलेंडर, ठीक है, खाना, सब्जी, उसके बाद ये सॉल्ट बेसिक एग्जाम्पल, देन चीनी, ये सब चीज़ का एग्जाम्पल होता है कि वो इनअफेक्टेड रहता है. इसके बाद होता है स्पेक्यूलेशन. Goods which are objects of speculation may defy the law of demand. When the price of such a good rises, people may increase their purchase of the good in the expectation that price would rise even further in the future. मतलब ज़्यादा टेंशन ले लेना कि आज एक पर्टिकुलर मान लो हेडफोन का प्राइस 1000 है, डिमांड देखने के बाद ये लग सकता है कि फ्यूचर में वो 2000 हो जाए, तो छोड़ो फ्यूचर के बाद आज ही ले लेते हैं.
ठीक है, मतलब ज्यादा टेंशन ले लेना परचेस के टाइम पे, तो वो होता है स्पेक्यूलेशन, मतलब फ्यूचर स्पेक्यूलेट कर दिया। उसके बाद गिफन इफेक्ट, again there is the Giffen effect. Sir Robert Giffen had observed that a typical poor class commodity like potato may display an odd behavior. When the price of such a commodity rises, the poor people may cut down on their purchases of other more expensive items and increases their purchases of that commodity. In this case, we get a positive correlation between the price and the quantity demanded. And the Giffen effect here, it is also applicable for what type of goods? Those which are necessary for survival. Okay. उसके बाद होता है वेबलन इफेक्ट। समटाइम्स द कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय द प्राइस, जो मोस्ट ऑफ द केसेस पे होता है। जितना ज्यादा प्राइस होगा हम लोगों का परसेप्शन क्या होता है कि उतना ही सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इन दैट केस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट में इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस। दिस इज ऑल्सो नोन एज द वेबलन इफेक्ट बिकॉज थॉर्स्टाइन वेबलन हैड इंडिकेटेड दिस फीचर। तो ये सब जो एक्सेप्शन है, ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके साथ एक 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कि डिफाइन द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, और मान लो कि डिफाइन कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन और डिफाइन बैंडवैगन इफेक्ट, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट।
Sir, your voice is not coming. अब ठीक है? हेलो, Yes, sir. अच्छा, प्राइसेस ऑफ इनपुट मतलब क्या है? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होगा उन सब प्रोडक्शन के लिए क्या रॉ मटेरियल। अब अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा? वो फाइनल या मार्केट प्राइस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सप्लाई बेसिकली क्या होता है? सप्लाई मतलब विलिंगनेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी टू सप्लाई or able to supply a certain amount of goods to the market। ठीक है, विलिंगनेस मतलब वो चाहता है, एंड एबिलिटी मतलब उसके पास उतना ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस है ताकि वो प्रोडक्शन कर पाए। ठीक, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका मार्केट वैल्यू क्या है और उसका मार्केट प्राइस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल्स। अगर रॉ मटेरियल्स कम है मतलब प्राइस कम है रॉ मटेरियल्स का, तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो जाएगा। तो आज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब मान लो कि हायर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके जो कंपनीज है वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट हाईली टेक्निकल। ठीक है, ये होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ गोल ऑफ द प्रोड्यूसिंग फार्म, ये क्या होता है? मतलब एक फार्म का क्या हायर प्रॉफिट अर्न करना है, हायर रेवेन्यू अर्न करना है, और सिर्फ वैल्यू एडिशन। यहाँ पे देखो, generally the goal of every firm is to earn maximum profit, however all firms may not follow the same goal. If some of them want to avert the risk or divert it, then they may follow some safer line of activity, though these types of activity fetch them lower rates of profit। ठीक है, तो मतलब अगर एक कंपनी का कोई एम है, मान लो कि वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो तब जाके वो सप्लाई ज्यादा करेगा नहीं। और अगर किसी एक कंपनी है जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर भी सप्लाई डिपेंड करता है। ठीक है, देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? It is generally observed that as price increases, the supply of X commodity also increases। Price मतलब market price, ठीक है? And if market price declines, then there is a fall in the supply। Market price decline होगा तो इसका मतलब उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा नहीं, लॉस होने का चांसेस है, रिस्क नहीं लेगा तो वो सप्लाई बंद कर देगा। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन डिमांड पे क्या होता है? अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो हम लोगों का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। इट शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द कमोडिटी। So the supply growth of the commodity is upward sloping or positive sloping। ठीक है, तो यहां तक होता है तुम लोगों का जो मॉड्यूल 2 है वो यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद जो इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस है वो तुम लोगों का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक थियोरेटिकल इंट्रोडक्टरी सब लेसन्स है। अगर इकोनोमेट्रिक्स रहता तो ये मॉडल कर्व ये कैसे डिटरमाइन किया जाता तो वो दिखा पाता। ठीक है, अच्छा, अब कोई लीव मत कर जाना, मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, অ্যাসাইনমেন্ট সফট কপি। আচ্ছা, কি একটা জিজ্ঞেস করছিল অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে। असाइनमेंट A4 पेज सॉफ्ट कॉपी हैंड रिटन। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, हैंड रिटन करो। क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रुप पे और लास्ट डेट है 30 अप्रैल। कोई भी मिनिमम मैक्सिमम पेज है नहीं, जस्ट अच्छे से एग्जाम्पल देके डिफाइन करो। डिफाइन एक A4 पेज के दोनों साइड में भी हो सकता है, मतलब 2 पेज में भी करो या 3-4 कितने भी पेज पे करो, लेकिन जो डेफिनेशन है या डिफाइनिंग एग्जाम्पल के साथ कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब স্যার প্রসিডিওরটা কিভাবে লিখবো সেটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। একবার আমাকে কোয়েশ্চেনটা বলো কি আছে।
It's a relationship between GDP and inflation. Relationship between GDP and inflation. First day Yes, and sir. ছোট্ট means introduction দেবে কি what is the meaning of GDP and what is the meaning of inflation, ঠিক আছে? এরপর ধরো Yes, প্রোডাকশন ইনক্রিজ হচ্ছে মানে জিডিপি বাড়ছে, বাট অ্যাট দি সেম পয়েন্ট অফ টাইম সাপ্লাই ইনক্রিজ হতে থাকছে। তো সাপ্লাই যদি একটা সার্টেন পয়েন্টে চলে আসে তারপর আর যাবে না, বাট ডিমান্ড যদি তাও ইনক্রিজ হতে থাকে তাহলে ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন হয়ে যাবে। সো ইনফ্লেশনের যে দুটো ফার্স্ট দেখো, ফার্স্টে লিখবে দুটো, ফার্স্ট लिखना कि जीडीपी क्या होता है एंड इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है? उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए एक एग्जांपल लो, उस एग्जांपल इधर डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी के ऊपर बेस करके जीडीपी से कनेक्ट करो, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू से। तो ये चाहे A4 पेज का एक पेज में हो या दोनों पेज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, लिंक दे दूंगा, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक एट 29th अप्रैल और 30th अप्रैल को मैं दे दूंगा, आई विल प्रोवाइड इट बाय देन। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना नाम रोल नंबर सब लिखना पेज पे, ठीक है? Okay, sir. বুঝে গেছো? ক্লিয়ার है ना सबका? স্যার বলছিলাম সফট Yes, sir. কপি কি আমাদের কি পরে আবার হার্ড কপিও সাবমিট করতে না হবে? না, কোনো হার্ড কপির দরকার নেই, আমি সফট কপি নিয়ে থাকি। যদি আবার আমি তোমাদের আমি ম্যানেজমেন্টে তো সফট কপি নিই, যদি তোমাদের ডিপার্টমেন্টে হার্ড কপি ওখানে সাবমিট করাতে বললে তাহলে আমি ওটা নেব, আদারওয়াইজ আমি নেব না। আমি তাও তোমাদের একবার ফাইনালি গ্রুপে জানাবো। স্যার সফট কপি যখন করছিলাম তাহলে স্যার ওটা আমরা টাইপিং করলে হবে না? না, টাইপিং করলে হবে না বাবা। ঠিক আছে। अच्छा, डोंट लीव, हाँ, टेकिंग अटेंडेंस। हाँ, पीयूष पीयूष बोलो। We have to keep the hard copy for future। एक और दो पेज तो होगा, रख देना, ठीक है, सेमेस्टर के चलते तक, टाइम तक, जब तक ना एंड सेमेस्टर हो तब तक रख लेना। एक तो यू हैव योर सॉफ्ट कॉपी, and also keep it। Can I write the pointers? However you are writing, give example because I want to see the example in assignment, okay? স্যার লাস্টে কনক্লুশন লিখতে হবে তো? हाँ, कंक्लूड करने को एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देने के बाद अगर चाहते हो कंक्लूड करना तो करो, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन करने से और भी अच्छा होता है। ওকে স্যার। अरे डोंट लेव द मीटिंग, आई एम टेकिंग अटेंडेंस।
अच्छा हो गया है अटेंडेंस लेना, और एक क्लास होगा, उसके बाद पूरा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद के वीक पे और एक दिन आऊंगा, जो जो डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है? স্যার ওই আমাদের মানে মিড সেম অব্দি যে টপিক ছিল তার মধ্যে থেকে ওই ট্রেডিং অ্যাকাউন্টসে থেকে যে ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে যে অঙ্কগুলো আছে ওগুলো ফাইনালও আবার রিপিট করবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, অঙ্ক থাকবে, আচ্ছা কারণ ওগুলো তোমাদের স্কোরিং জায়গা, এবারে যেরকম 1,20,000 সবার মনে হয় বেরিয়েছে আশা করি, হ্যাঁ তো 10 আউট অফ 10, তো ওগুলো আমি দেখব। ওকে স্যার। चलो बाय। ओके सर। हो गया Thank you, अटेंडेंस sir. हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया। थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.